हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये है चैप्टर 7 हमारा सीएमए इंटर का। और इसके सब्जेक्ट पेपर 7 है ये। और ये जो सब्जेक्ट है ये डील करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है, इसके जो सबसे पहला चैप्टर है इसका वो है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चैप्टर 7, सॉरी इट्स अ पेपर 7 सीएमए इंटर। ठीक है, बहुत ही जो बच्चे कर रहे हैं सीएमए उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। आप चाहें तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को, बिकॉज़ उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर पाऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस बेसिकली ये होता है कि जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट हमसे क्या कलेक्ट करती है, टैक्स लगाती है हमारे ऊपर। ठीक है, जो अपने सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर, वो उनकी इनकम के ऊपर वो टैक्स लगाती है। और ये जो टैक्स की जो मनी होती है इसको फिर वो गवर्नमेंट यूज़ करती है फर्दर अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए, उन्हीं सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। जैसे कि पार्क बनाने के लिए आपको रोड्स बना कर देंगे, हाईवेज़ बनाए जाएंगे ताकि आप और सुख सुविधा से आप ट्रैवल कर सके, अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके, अपने पार्क में आप घूम सके। तो ये पार्क्स जो बनते हैं, ये जो रोड्स डेवलप की जाती हैं, ये जो हाईवेज़ बनते हैं, ये पैसा सरकार के पास आता कहाँ से है? ये पैसा आता है आपके टैक्सेस के पैसे से। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं एक बार ब्रीफ में आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पढ़ोगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के लिए कितने सेक्शंस बने हैं, क्या कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज, टैक्सेस के अपने अलग लॉ है, इनकम टैक्स के अलग लॉज है, उनके अलग सेक्शंस आते हैं। अगर आपने कभी रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको उसमें पता होगा कि उसमें लिखा होता है अंडर सेक्शन सो एंड सो। इस तो टैक्स के अपने अलग लॉज हैं। सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स लॉ इन इंडिया। सोर्स ऑफ इनकम कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगेंगे, किस तरीके से टैक्सेस लगेंगे, कितना % टैक्स लगेगा, वो सारा आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपको किस तरीके से इनकम टैक्स को चार्ज करना है। सो बेसिकली सेक्शन 4 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और असेसी कौन होता है। असेसी वो होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पर्सन किसको डिफ़ाइन किया गया है, इनकम किसको डिफ़ाइन किया है, हेड्स ऑफ इनकम कि कहाँ कहाँ से हमारे कौन कौन से हेड में हम कौन कौन सी इनकम को डाल सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और ये कैसे अलग होती है हमारी इनकम से। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं टैक्स के अंदर। और कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट आप पढ़ेंगे। रिसिप्ट वो होती है जो पैसा हमारे पास आता है, रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो यहाँ पर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट है। देन उसके बाद टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स को कैसे कैसे आप प्लान करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। टैक्स इवेजन क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। टैक्स इवेजन बेसिकली एक इलीगल टर्म है कि इलीगली किसी टैक्स को से बचना। और टैक्स अवॉइडेंस है कि जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने भी लूप होल्स हैं उनको यूज़ करके आप टैक्स को अवॉइड करें। ठीक है, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स लीगल। टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल, ये आप पढ़ोगे। देन डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम कि इनकम को हम कैसे डाइवर्ट किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। ठीक है, सबसे पहले कालिदास ने रघुवंश यूलोजाइजिंग किंग दिलीप ने ये कहा था
कि it was only for the good of his subjects that he collected taxes from them, just as the sun draws moisture from the earth to give it back 1,000 folds. मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इतना बड़ा पूरी यूनिट कवर करना चाहती हूँ मैं इस वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी से ज़्यादा यूनिट कवर हो पाएगी मैं उतनी ज़्यादा यूनिट कवर करूँगी, वरना वो जो जितना भी पार्ट रह जाएगा वो मैं कंटिन्यू करूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो हम सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से जो सूरज है वो मॉइस्चर पानी को सोख लेता है ना, जैसे धूप पड़ती है तो वो जितना भी पानी होता है अर्थ को, वो उसको कितनी जल्दी सुखा के इवेपोरेट कर देता है, वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, और फिर उसके बाद वो क्या देता है, बादल बना देता है। बादल से क्या होती है, बारिश होती है। तो जो बारिश होती है वो कितनी यूज़फुल होती है, और तो वही जो थोड़ा थोड़ा जो पानी है सबसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करता है ना, जिस तरीके से सन मॉइस्चर को कलेक्ट करता है सब जगह से थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद एकदम बारिश, अच्छी खासी बारिश वो देता है। तो इसी तरीके से टैक्सेस है, टैक्सेस क्या है कि थोड़ा थोड़ा सबसे कलेक्ट किया जाए, जिसकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से सबसे कलेक्ट किया जाए, और फिर देश की भलाई के लिए, उन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ बनाया जाए और काम किया जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसकी स्टार्ट करते हैं। वेलफेयर स्टेट, इन अ वेलफेयर स्टेट जो गवर्नमेंट की सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अपने सिटीजन्स का ध्यान रखना, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना। एज इन मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, अब आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वो किसके पैसे से बनाए जाते हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से बनाए जाते हैं। जितने भी एजुकेशन होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा जो मेन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत कम फीस होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो वो किसके पैसे से बनाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़, वो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं, वो सबके हमारे टैक्स के पैसे से बनाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जैसे कि जो मनरेगा स्कीम आप ले सकते हो, ठीक है। इन सब के तहत जितना भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है वो सब हम उसमें जो सैलरी उनको दी जाती है वो हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बनाया जाता है, जैसे कि रोड्स बनाए गए, हाईवेज़ बनाए गए, वो सारे टैक्स के पैसे से बनाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी जो हमारे को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि पुलिस, उनको पेमेंट कहाँ से मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। और जितने भी अदर डेवलपमेंट्स हैं वो सारी हमारे टैक्स के पैसे से होती है। टू फैसिलिटेट दीज, गवर्नमेंट को क्या क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू क्या है, पैसा चाहिए, बेसिकली हम लोगों से पैसा चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेशन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इंकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन ही एक प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का। टैक्सेशन ही प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का। आप ये टैक्स से ही सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, ये सारे के सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए जितना भी काम होता है वो टैक्स के पैसे से होता है। गवर्नमेंट टैक्स से एक हाथ से पैसा लेती है और दूसरे हाथ से वो ये सब काम करती है, ठीक है। ये वेलफेयर के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि पार्क बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब बनाना, और कोई भी अपनी हार्ड अर्नड मनी, नो वन एन्जॉयज़ हैंडिंग ओवर हिज हार्ड अर्नड मनी टू द गवर्नमेंट टू पे टैक्सेस। कोई भी अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या हम टैक्स देना चाहते हैं, नहीं। सर्विस क्लास से आप पूछिए क्या वो टैक्स देना चाहते हैं, नहीं। पर उनको टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज टैक्स देना कंपलसरी है। आप अगर टैक्स नहीं देते हैं तो इट्स इलीगल, आपको स्यू किया जा सकता है, आपको जेल तक हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट आपके पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है। गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगाती है, जो किसी का अगर बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगाएगी, और या फिर गुड्स एंड सर्विसेज या कोई सी भी तरह की गुड्स को आप इधर से उधर बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे कि जीएसटी के फॉर्म में सर्विसेज पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, एंड ट्रांजैक्शंस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट
टैक्सेस। तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगाया जाए, डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल से लिया जाए, या कोई कंपनी अगर चल रही है उसका जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे डायरेक्ट जो पैसा लिया जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन पे करता है? बिजनेस क्लास भी पे करती है, सर्विस क्लास भी पे करती है। तो जो डायरेक्ट हमारी इनकम पे हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, हमारे नाम से आता है ना। अगर कोई कंपनी है, अगर हम एक इंडिविजुअल है और मैं अर्निंग हूँ और मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे नाम से क्या आएगा कि आपका 100% का इतना इतना टैक्स बनता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि अगर जो टैक्स आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाया जाए, गुड्स या सर्विसेज के थ्रू लगाया जाए, जैसे कि जीएसटी हो गया। जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में आप फर्दर पढ़ोगे। जीएसटी में क्या होता है कि जो बर्डन होता है, जो टैक्स का जो बर्डन होता है, टैक्स देता कौन है? असलियत में तो खरीदने वाला, जो बायर होता है वो देता है। पर जो सेलर होता है वो किसके ऊपर जीएसटी लगाएगा? सेलर जो है वो बायर के ऊपर जीएसटी लगाएगा, और जो बायर जो होगा वो ओरिजिनल पे ही होगा। तो बर्डन जो होता है टैक्स का वो किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है? बायर पर ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो सेलर है वो उस टैक्स को कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को रेमिट करेगा। जैसे कि इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, अगर सिंपल टर्म्स में बताया जाए। सपोज़ आप कुछ मार्केट से कोई सामान खरीदने गए, उस सामान, सपोज़ आपने कोई कपड़ा ही खरीदा, उसके ऊपर टैक्स जीएसटी लग गया। अब ये जो जीएसटी है, जो सेलर है वो क्या है? वो जितना भी आप अगर एक बड़ी सी शॉप में जाएंगे तो उसके ऊपर आप देखोगे उसने जीएसटी भी लगाया होगा, बिल में आप चेक करना। तो वो जीएसटी जो है, जो जीएसटी उसने लगाया है वो उसने नहीं लगाया है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाया है। उसने जब माल प्रोक्योर किया था, माल जब खरीदा था एक दुकानदार ने, उस बड़े से मॉल वाले ने, तो उसने उसके सामान पे जो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया था, अब वो क्या करेगा? ये जीएसटी का बर्डन आपके ऊपर डाल दे रहा है। आप क्या करोगे? जिसने खरीदा है उस कपड़े को, फाइनली सपोज़ आपने एक साड़ी खरीदी, तो उस साड़ी के ऊपर आप जीएसटी पे करोगे, तो वो सेलर जो है, जो दुकान वाला है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करके वो बाद में फर्दर क्या करेगा? रेमिट करेगा, गवर्नमेंट को रेमिट करेगा जीएसटी। ठीक है। तो ये जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बहुत आप इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ोगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट मीन्स इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, tax is recovered directly from the assessee. Sorry. Wait. I really don't want. Okay. ओके, सॉरी, मेरी पीडीएफ जो थी वो थोड़ी सी मूव हो गई थी, आगे चली गई थी। तो मैंने आपको जीएसटी समझाया, ठीक है। फिर भी एक बार और दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, सच एज इनकम टैक्स। जो लगाया जाता है, जो जिस पर लगाया जाएगा उसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगाया जा रहा है और मेरे ऊपर ही फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को ही फ़र्क पड़ रहा है उससे। पर जो टैक्स लगाया किसी और पे जाएगा, पर उसका फ़र्क किसी दूसरे पे पड़ रहा है। जैसे कि आप जो हो बायर हो, आप दुकान पे एक साड़ी खरीदने गए हो, लगाया तो वो सेलर पे गया था, ठीक है। जो दुकान वाला था उसके ऊपर लगाया गया था जीएसटी, पर वो कलेक्ट किससे कर रहा है? वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। तो जीएसटी पे अल्टीमेटली आप कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। On the other hand, tax of which incidence and impact fall on two different persons is known as indirect tax, जैसे कि जीएसटी। डायरेक्ट के टैक्स के केस में असेसी वो होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो मतलब टैक्स पेयर होता है, वही उसी को असेसी बोला जाता है। टैक्स पेयर मतलब जिसके ऊपर, जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए, वो असेसी है। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, जो अल्टीमेटली
टैक्स पे कर रहा है उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, उसी के ऊपर लगाया गया तो वही पे कर रहा है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स जो होता है वो टैक्स इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। तो दुकान वाले टैक्स तो दुकान वाले पे लगाया गया था, पर उसको पे कौन कर रहा है? पे आप कर रहे हो, जो खरीदार है वो पे कर रहा है, बायर पे कर रहा है। तो उसने क्या किया था, वो पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन, ये वर्ड को आप याद रखिएगा, वो अपना बर्डन दूसरे इंसान पे डाल दे रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो दूसरे पर डाल दे रहा है। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है वो दोनों एक ही पर्सन पे पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है वो दो अलग अलग लोगों पे पड़ता है। असेसी जो है, असेसी कौन है? टैक्स पेयर, जिसको बेसिकली जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, इंडिविजुअल और अ कंपनी ऑन हुम टैक्स इज़ लेविड, वो है एसएससी। ठीक है, तो एसएससी को खुद ही बियर करना पड़ता है, उसी को पिंच करता है ये टैक्स, वो इधर से पिंचेस द टैक्स पेयर, उसको खुद ही बियर करना पड़ता है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, आप जीएसटी पे तो कर रहे हो पर आपको पता ही नहीं है आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, है ना। आप तो खरीद के ले आते हो, अच्छा ये 1900 रुपये की चीज़ है, हाँ ये 1900 रुपये की है। बाद में जब आप उसको, जब वो उसके ऊपर जीएसटी और जीएसटी लगा के देता है तो वो और महंगी हो जाती है। ठीक है, 2100-2200 की हो जाती है चीज़। तो आपने तो 1900 लेके चल रहे थे, बाद में पता चला अरे इस पे तो जीएसटी भी लग गया। तो इनकम पे जो लगाया जाए वो डायरेक्ट टैक्स है, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लगने से हर चीज़ महंगी हो गई और इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स इज़ द एग्जाम्पल, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। हायर टैक्स आर लेविड ऑन पर्सन्स अर्निंग हायर इनकम। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा आप पे टैक्स लगेगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, मतलब सब लोगों को इक्वल टैक्स पे करना पड़ेगा, उनकी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। भाई जो एक गरीब आदमी भी अगर मॉल में चला जाता है तो वो उतना ही जीएसटी पे करेगा जितना कि एक अमीर आदमी जिसकी ज़्यादा इनकम है वो मॉल में चला जाता है। तो ठीक है, यूजफुल टूल टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय चेकिंग द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स और सिन गुड्स थ्रू हायर रेट ऑफ टैक्स। अब सपोज अगर एक तंबाकू पे या सिगरेट के पैकेट पे भी टैक्स लग गया है, जीएसटी लग गया है, तो क्या होगा? उस पर ज़्यादा जीएसटी लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर ज़्यादा जीएसटी लगा देगी और बोलेगी अब खरीदो तुम, अब खरीद के देखो ये सिगरेट। तो सिगरेट लोग कहेंगे अरे यार सिगरेट तो बड़ी महंगी होगी, वो पीना कम कर देंगे शायद, या फिर उसको ऐसे एक लग्जरी की तरह पियेंगे। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि हार्मफुल गुड्स जो हैं, जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उन गुड्स को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी इंडिया की वो सुप्रीम लॉ है। सारे के सारे हमारे जो लॉज हैं, राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। इसमें एक प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल वो होता है जो एक इंट्रोडक्शन टाइप होता है, जिसमें प्रीएम्बल होता है जिसमें कि इंट्रोडक्शन दी जाती है कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन सो है। तो इसके अंदर 22 पार्ट्स हैं, इस और कितने आर्टिकल्स हैं? 444 आर्टिकल्स। इसको आप क्या याद रख सकते हैं? 444 आर्टिकल्स हैं और हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर शेड्यूल्स? शेड्यूल्स होते हैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में नहीं दी गई है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स। कोई भी जो टेक्स्ट लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ है और लगा रहा है टेक्स्ट लॉ, उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर्स। आप इसमें वर्ड देखो, अल्ट्रा वायर्स होता है कि वो इलीगल है, वो सही नहीं है। अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेल्ड एज इलीगल एंड वॉइड। वो इलीगल है और वॉइड है, मतलब उसका होना ना होने के बराबर है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। आर्टिकल 265 आप इसको याद रखेंगे, 265 एंड 246। ठीक है, 265 कहता है कि हर कोई आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। ठीक है,
मैं इसका बहुत अच्छा आपको एग्जांपल भी दूंगी। आर्टिकल 265 कहता है कि हर कोई आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, ओनली जो अथॉरिटी है जिसको टैक्स के लिए बनाया गया है इंडिया में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ओनली जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओनली दैट डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स। ये नहीं कि एरा गेरा नथु केरा कोई भी आके आपसे इनकम टैक्स या टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है। इसका बहुत ही एग्जांपल है, पहले जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे कि भाईगिरी चलती थी बॉम्बे में, कोई भी अगर अपनी दुकान खोल के बैठा है तो उसको बोला जाता था कि तुम्हारे को भाई को पैसा देना है इतना, तो वो क्या था, वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। एक लाइन है, इट मीन्स द टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। अब ये लेजिस्लेटिव कंपिटेंस का क्या मतलब है, देखो दो तरह टैक्स जो होते हैं वो तीन तरीके से लगाया जाता है। कोई भी लॉ जो होता है या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, या वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। वो कॉन्करेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके लगा रही हैं टैक्स, ठीक है। तो जो भी टैक्स है उसका डिफ़ाइन किया रहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, मतलब किसके लेजिस्लेशन में आता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। तो किसके लेजिस्लेशन में आता है, यूनियन क्या आएगा, यूनियन मतलब सेंट्रल, और या फिर स्टेट के अंडर में आएगा या फिर दोनों के अंडर में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7। अब यही इसी आर्टिकल 2, ये जो लास्ट लाइन हमने आर्टिकल 265 में पढ़ी थी, उसी को आर्टिकल 246 में ठीक से बताया गया है शेड्यूल 7 के साथ, कि कोई भी जो लॉ है वो किसके लेजिस्लेचर में आ रहा है, वो उसके तीन कैटेगरी है। एक है यूनियन लिस्ट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सपोज सेंटर पे कौन बैठी है, बीजेपी बैठी है, तो बीजेपी ने बनाया है वो टैक्स, वो लॉ, ठीक है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान के लॉज टैक्स लॉज अलग होंगे, गुजरात के टैक्स लॉज अलग होंगे, दिल्ली के टैक्स लॉज अलग होंगे, ठीक है। या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, आप लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं, बट दिल्ली के भी अलग टैक्सेस हैं, दिल्ली में अलग टैक्सेस होते हैं, और स्टेट में हर स्टेट के अलग अलग टैक्स लॉज होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ स्टेट लॉ रिलेटिंग टू एन एंट्री इन लिस्ट थर्ड इज repugnant to a union law relating to that entry, the union law will prevail and the state law shall to the extent of such repugnancy be void। मतलब ये अगर किसी लॉ को लेकर यूनियन और स्टेट के बीच में एक वो है कि नहीं ये सही नहीं है, यूनियन कह रही है नहीं नहीं ये तो मेरे लॉ के अगेंस्ट है, ये लॉ ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये लॉ ऐसे होना चाहिए था, और स्टेट को कह रही है नहीं नहीं ये लॉ मेरा लॉ लगना चाहिए, सेंटर कह रही है मेरा लॉ लगना चाहिए, तो किसका लॉ माना जाएगा, सेंटर का लॉ माना जाएगा। सेंटर डेफिनेटली स्टेट से ऊपर है, ठीक है, तो उसका माना जाएगा, ठीक है। और स्टेट लॉ जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड मतलब नहीं है, ना होना। अब यूनियन लिस्ट में जो इनकम टैक्स है वो कौन सी एंट्री पे आता है, यूनियन लिस्ट में लिस्ट 1 है और एंट्री है, एंट्री नंबर है 82। जो भी इनकम पे टैक्स लगता है एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। स्टेट लिस्ट में लिस्ट 2 है, एंट्री नंबर है 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लगता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ टैक्स लॉज इज एज फॉलोज। सबसे पहले तो देखो अब टैक्स कौन बनाता है, टैक्स लॉ कैसे है, कौन कौन है, तो सबसे ऊपर तो इसके अंदर कोई भी जो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसमें सबसे ऊपर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। वही डिसाइड करती है हर साल किस पे कितना टैक्स लगेगा, वो चेंज कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कि नहीं इस बार तो इतना % हम इनकम टैक्स लगाएंगे, इस बार 20%, जैसे कि अभी पीछे आया था जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने 2 तरीके से टैक्स का इवैल्यूएशन, एक ओल्ड मेथड और एक न्यू मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये निकाला था। तो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट्स, और इसके अंदर अंडर में आते हैं 2
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। कस्टम ड्यूटी जो भी कोई सामान लेकर आ रहा है बाहर से, उस पर क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो वो भी आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 साल इम्पॉर्टेंट है। एक है 1963, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है वो 1963 का है, और CBDT और एक इनकम टैक्स एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये 1961 का है। ठीक है, और इसमें और आप देख सकते हो कि CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा, एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा। सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ टैक्सेबल है, कैसे कैसे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है, सब पूरी इंडिया पे ये लगता है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता, बट आफ्टर दी अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 370, मैं अमेंडमेंट्स ही बोलूँगी क्योंकि आर्टिकल 370 इज़ नॉट येट रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ओनली अमेंडमेंट्स आर डन इन दिस आर्टिकल। तो आफ्टर द अमेंडमेंट्स डन इन द आर्टिकल 370, इट इज़ नाउ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। सो ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया को कवर करता है, और ये 1/4/1962 से 1 अप्रैल 1962 से इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिव हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। कभी आपने अगर रिटर्न फाइल किया हो तो पहले आपको लिखना पड़ता है उसमें कि आपकी कितनी इनकम है, इनकम कितनी हुई, कहाँ कहाँ से इनकम हुई। देन उसके बाद उसमें वो निकाल के नीचे आ जाता है कि अब आप इतने इतने इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। देन प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील्स, पेनल्टीज़ एंड प्रोसिक्यूशंस। अब इस एक्ट में क्या क्या डिफ़ाइन किया गया, यही कि टैक्सेबल इनकम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे कि टैक्स कितना बनेगा, कैसे बनेगा। देन उसके बाद असेसमेंट कैसे होएगी, असेसमेंट कैसे कैसे असेसमेंट होएगी। अपील, अगर आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा टैक्स, इनकम टैक्स वालों ने ज़्यादा टैक्स वो कर दिया है, नोटिस भेज दिया है कि नहीं नहीं आपका तो इतना बनता है, आपने कम फाइल किया है, तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। पेनल्टीज़ लग जाती है अगर आप रिटर्न आप इनकम टैक्स ना फाइल करो तो। देन प्रोसिक्यूशंस, अगर किसी ने टैक्स इवेजन कर लिया है, टैक्स इवेजन मतलब उसने टैक्स तो ज़्यादा बनता था पर उसने तो कम पे किया है, तो उसको टैक्स इवेजन बोला जाता है। उसके ऊपर क्या, उसको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। पावर्स और ड्यूटीज़ क्या हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की। टैक्स पॉइंट, ये टैक्स पॉइंट करके इन्होंने इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। जो इनकम टैक्स है 1961 है, उसके अंडर में आते हैं 23 चैप्टर्स, जिसमें 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। मैंने शेड्यूल्स आपको पहले भी बताया था। शेड्यूल ऐसी एक टेबल टाइप से रहती है जिसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, जो कि आर्टिकल्स में नहीं होती है। तो इसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस हैं। ठीक है, नाउ एनुअल अमेंडमेंट, इनकम टैक्स एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट क्या होती है, कोई गलती हो गई तो उसको क्या करा जाता है, ठीक किया जाता है। भाई जो भी बना रहे हैं, जिसने भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया, बाद में उसको पता चला अरे नहीं नहीं ऐसे तो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ये हमने ये लिख दिया था एक पॉइंट, उससे लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको अमेंड करेंगे, उसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो यूनियन बजट के थ्रू होती हैं। ठीक है, हर साल जो हमारे एक फाइनेंस बिल निकाला जाता है, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बिल के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगा, वो सारी की सारी उसमें मेंशन होती है। जब फाइनेंस बिल जो होता है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में जब पास होगा और उसके बाद उसे प्रेसिडेंट की
हमारे प्रेसिडेंट की जब वो मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी, एसेंट बोलते हैं मंजूरी को, मंजूरी मिल जाएगी तो वो एक फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो प्रोविजंस ऑफ सच फाइनेंस एक्ट आर देयर आफ्टर इंकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, फिर वो एक इनकम टैक्स एक्ट में वो मेंशन हो जाएगा। अब अगर if on the first day of April of the assessment year the new finance act has not been enacted, अब सपोज आपके कोई एक नया बिल पास हुआ और 1 अप्रैल से उसको लागू नहीं किया गया, तो जो पुराना चल रहा है ना वही चलता जाएगा। कब तक? जब तक नया वाला जो है वो इफ़ेक्टिव ना हो जाए। ठीक है, ये है सेक्शन 294। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है, ये दिस आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, शेड्यूल्स होंगे, वो मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी। नाउ इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब इनकम टैक्स रूल्स बने 1962 में। तो एज पर सेक्शन 295 द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेस ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 295 है, 294 हमने पहले पढ़ा कि कोई भी रूल को अगर लागू नहीं होता है, 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाता है, तो फिर हम उस पुराने वाले को ही चलने देंगे, और जब तक नया वाला लागू नहीं हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है। तो 295 सेक्शन के ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है किसी भी रूल्स बनाने की, पूरी इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, और ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो किस में लिखे जाते हैं? गैजेट ऑफ इंडिया में लिखे जाते हैं। और ये सारे के सारे रूल्स जो थे वो सबसे पहले 1962 में बनाए गए, और इनको कहा गया इनकम टैक्स रूल्स 1962। उसके बाद बहुत सारे नए रूल्स बने हैं, अमेंड हुए हैं टाइम टू टाइम, और उनको फिर गैजेट ऑफ इंडिया में नोट भी किया गया। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय CBDT। अब अंडर सेक्शन U/S, इसका मतलब होता है अंडर सेक्शन 119 द बोर्ड में इशू सर्टेन सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बोर्ड जो है वो सर्कुलर्स इशू कर सकता है, क्लैरिफिकेशन से इशू कर सकता है, और ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए ही होते हैं ये सर्कुलर्स, ये आपके लिए नहीं होते थे। पर जो एसएससी है वो इन सर्कुलर्स को यूज़ कर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है ज़रूर। ठीक है, तो बोला गया है कि जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, जितने भी क्लैरिफिकेशंस होते हैं, दे आर बाइंडिंग अपॉन दी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, बट ये एसएससी पे बाइंड नहीं होते। एसएससी इनके अंडर इन सर्कुलर्स को यूज़ कर सके कि एज पर सर्कुलर नंबर सो एंड सो इट वाज रिटन कि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ, वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर्स हैं ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट्स में पे भी बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर कोई नया सर्कुलर निकाल दिया जिसमें नया रूल लिखा हुआ है, सर्कुलर में कोई कुछ लिखा हुआ है, तो वो ये नहीं कि इनकम टैक्स अपीलेट है वो ऐसा कोर्ट जहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो लड़े जाते हैं। ठीक है, जितने भी केसेस हैं उनकी हियरिंग होती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो या फिर कोर्ट हो गया, तो उनमें ये सर्कुलर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, जुडिशल डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको उन सर्कुलर्स को मानना ही मानना है। ठीक है, जुडिशल डिसीजन जो, तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है, आप लोगों को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकता है कि किसी भी लॉ में, ठीक है, और टिल देर इज़ एनी चेंज इन लॉ बाय द पार्लियामेंट। बट अगर कब तक ले सकता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन? जब तक पार्लियामेंट में
उसका बिल पास ना हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास होने में क्या होता है, टाइम लगता है। राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से, सॉरी, सबसे पहले लोकसभा से पास होगा, देन राज्यसभा से पास होगा, देन प्रेसिडेंट। लोकसभा पे ही जितने बिल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा अटकते हैं वो लोकसभा के लेवल पे अटक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुमत चाहिए होती है किसी भी बिल को पास करने के लिए। मिनिमम रिक्वायर्ड कि इतने मिनिस्टर्स अगर इसको पास करेंगे, इतने मेंबर्स अगर इसको पास करेंगे, तभी ये बिल पास होगा। तो लोकसभा पे सबसे ज़्यादा बिल्स जो हैं वो अटकते हैं। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन इन द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो लार्जर बेंच, ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो क्या होगा कि 2 बेंच बिठाए जाएंगे, और दोनों बेंचेस में क्या होगा, जजेस होंगे, और जिस बेंच में ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस होंगे वो बेंच की सुनी जाएगी, उस बेंच का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। बट अगर दोनों बेंचेस में जो है इक्वल नंबर ऑफ जजेस हैं, तो डिसीजन जो होगा, जो सबसे पहले वाले केस में, सबसे लास्ट वाले केस में, जो सबसे लेटेस्ट जो केस था उसमें जो डिसीजन लिया गया था वही माना जाएगा। हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो सारे एसएससी पे लगेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी। हाई कोर्ट ने बोल दिया अरे नहीं नहीं, कोई एसएससी था वो अपना केस ले गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो वो सारे फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ मानेंगे, एसएससीज भी मानेंगे, और इसको हायर अथॉरिटी जो होती है इसको ओवर रूल कर सकती है। हायर अथॉरिटी जैसे हाई कोर्ट से ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट इसको ओवर रूल कर सकता है। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। अब सेक्शन 4 मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 4 है उसमें सारी चीज़ें जो है, मेन इनकम टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, वो सारा का सारा जो है वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। इसके लिए मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर समझा दूँ, एक फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर समझा दूँ। तो सबसे पहले जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसी भी मंथ के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके नेक्स्ट मंथ के 31 नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि अगर ये सपोज़ चल रहा है 2000, मैं 2023 में हूँ, तो 2023 में मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, और ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक चलेगा। दिस इज़ नोन एज ए फाइनेंशियल ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है? देखो, जो मैंने इस साल में कमाया वो मेरा उसका टैक्स मैं अगले साल पे करूँगी, ठीक है। तो जो मेरा ये साल था, प्रेजेंट साल था, वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। और जो अगले साल, जिस साल मैं टैक्स पे करूँगी उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2023 से 24 की जो मेरी इनकम थी, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जो मेरी इनकम थी, वो उस इनकम का जो टैक्स है वो मैं भरूँगी 2024 से 2025 में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा असेसमेंट ईयर, जिस साल मैंने उसका पैसा भरा। रेट ऑफ टैक्स जो है, सेकंड पॉइंट इज रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। फर्दर, थ्रू द फाइनेंस एक्ट प्रिस्क्राइब्स द रेट्स ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अब रेट ऑफ टैक्स जो है एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा रहता है कि किस पे कितना रेट लगेगा, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा। फिर भी जो हमारे फिर भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा होता है, इनकम टैक्स रूल्स में भी लिखा होता है किस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा। और हमारे हमारा जो आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आता है, फाइनेंशियल बजट जो आता है, उसमें भी मेंशन किया जाता है कि किस पे कितना परसेंट ऑफ टैक्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स लगता है एज पर सेक्शन 115 BB, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर लगता है
20%। अब आप पूछोगे कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है कि सपोज़ मैंने अगर अपनी प्रॉपर्टी बेची, मेरे पास एक मकान था, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने 2 लाख रुपए में ख़रीदी थी, पर आज की डेट में उसकी कीमत हो गई 20 लाख रुपया और मैंने उसे 20 लाख में बेच दी। तो ये जो पैसा आया मुझे, ये मेरे पास ये क्या था? मेरे पास एक कैपिटल था, ये था एक कैपिटल था, ठीक है? एक एसेट था, मेरा कैपिटल एसेट था, उसको मैंने बेच के जो पैसा लिया, दैट इज़ कैपिटल गेन। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे जो टैक्स होता है वो 15% लगता है अंडर सेक्शन 111, ठीक है? अब इन थर्ड पॉइंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस। अब अगर टैक्स TDS इसको बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हो सकता है कि आपका जो टैक्स है वो डिडक्टेड एट सोर्स हो। सोर्स क्या होता है? सपोज़ मैं कहीं पे नौकरी करती हूँ, अब जो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो क्या ये कह रहा है कि तुमको पैसा जो मैं दूंगा वो तुम्हारा टैक्स डिडक्ट करने के बाद दूंगा, और मैं वो TDS जो है वो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर दूंगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है? सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है और बेसिकली बैकबोन है इनकम टैक्स एक्ट का। और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है, मतलब चार्जिंग सेक्शन मतलब कितना चार्ज करना है, किसको चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, ये सारा का सारा जो है वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। टैक्स लायबिलिटी जितनी भी आती है इस एज पर दिस सेक्शन एंड इट अराइजेज एट द क्लोज ऑफ अ प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल की असेस करेगा, ठीक है? फाइनलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज पोस्टपोन टू द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर में मैं उसका टैक्स पे करूँगी, जो पिछले साल मैंने कमाया था उसका टैक्स मैं इस साल पे करूँगी, ठीक है? अब असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जो है वो असेसमेंट ईयर को डिफ़ाइन करता है। 12 महीने का असेसमेंट ईयर होता है और ये 1 अप्रैल से, हर साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है? एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर था 2022 से 23 और उसका जो असेसमेंट होगा वो होगा 2023 से 24 में। अब टैक्स पॉइंट इसमें बता रखा है भाई, टैक्स पॉइंट में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे कि 12 साल का 12 महीने का होगा और 1 अप्रैल से शुरू होगा और वो जो इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद आएगा। और पर्पस इसका क्या होगा? पर्पस इज इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले साल का टैक्स मैं इस साल भरूंगी, ठीक है? ये आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर और यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है, और फाइनेंशियल ईयर की है तो वही 12 महीने का होगा और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल के नेक्स्ट 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है? और प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है वो मैं नेक्स्ट ईयर भरती हूँ, दैट इज़ द असेसमेंट ईयर में भरती हूँ। फाइनेंशियल ईयर को डिफ़ाइन कर रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में, और इसमें बता रखा है कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए और अगले साल के 31 मार्च तक चले उसको हम बोलते हैं असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट या पढ़ लेना दैट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज़, अब 22 से 23 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था वो एक असेसमेंट ईयर था। किसके लिए? 21 से 22 के लिए असेसमेंट ईयर था, और प्रीवियस ईयर किसके लिए था? 23 से 24 के लिए वो प्रीवियस ईयर था, ठीक है? मेरे को लग रहा है कि आई थिंक मैं इससे ज़्यादा वीडियो अभी नहीं खींच पाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बाकी का जो चैप्टर है वो कवर करती हूँ, बाकी की यूनिट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड फॉलो कीजिए, तो आपका ये पूरी की पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू।